नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है हमारे इस खास कार्यक्रम का, जिसका नाम है चुनावी खबर अखबार पर नजर, जिसके जरिए हम अल सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं तमाम अखबारों के साथ, उनकी सुर्खियों के साथ, सीधे शब्दों में बताने के लिए, आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने के लिए। आपके साथ मैं दीपिका सिंह और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो अगले घंटे तक हमारे साथ बने रहिए तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है और कहा है कि अचानक अंबानी और अडानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया। राहुल गांधी ने भी पलटवार किया है। देखिए, अमर उजाला में यह खबर छपी है। पीएम मोदी ने तेलंगाना आंध्र प्रदेश में जनसभाएं की। तेलंगाना के करीमनगर में उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ इन्होंने अडानी अंबानी को गाली देना क्यों बंद कर दिया है। क्या अडानी अंबानी से टेम्पो भरकर माल उन तक पहुंचा है? इसके जवाब में राहुल ने कहा कि मोदी जी, अडानी अंबानी आपके टेम्पो में पैसे भर कर देते हैं क्या? यह आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? मोदी जी काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेज दीजिए, पूरी जांच कराइए, इंक्वायरी कराइए, घबराइए नहीं। देखिए, इस खबर को तरजीह दी है दैनिक जागरण ने भी, अमर उजाला ने भी। तो कांग्रेस के शहजादे बताएं अंबानी और अडानी से कितना माल उठाया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से घेर लिया है और आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ कहा। करीमनगर में राहुल गांधी को घेरा गया, पूछा अचानक दोनों को गाली देना बंद क्यों कर दिया गया। काले धन की कितनी बोरियां भरकर रुपए मांगे गए, क्या टेम्पो भरकर नोट पहुंच गए हैं। बोले तीसरे चरण में मतदान के बाद कांग्रेस और आईएनडीआईए का तीसरा फ्यूज भी उड़ गया है। तो फिलहाल देखिए, अदानी अंबानी की जांच के लिए सीबीआई ईडी को भेजे पीएम। राहुल गांधी ने यहां पर पलटवार किया। अब जरा इस खबर को हम मोनिका अपने तमाम दर्शकों को जरा समझाते दे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार अडानी अंबानी का जिक्र क्यों किया। क्योंकि आपको याद होगा कि लंबे वक्त तक राहुल गांधी हर एक मंच से अडानी और अंबानी का जिक्र कर रहे थे। उनका कहना था कि 10 साल के शासन में बीजेपी ने अडानी अंबानी को खूब फलने फूलने का मौका दिया, लेकिन अचानक से राहुल गांधी के जो सुर है वो बदल गए। सुर बदलकर आरक्षण पर आकर टिक गए, सुर बदलकर संविधान में बदलाव की बात को लेकर टिक गए। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर तंज कस दिया, ये कह दिया कि क्या आपको बोरों में भरकर माल आप तक पहुंचा दिया गया है, जो अब आप अडानी और अंबानी का जिक्र नहीं कर रहे। हालांकि राहुल गांधी ने भी पलटवार कर दिया। राहुल गांधी ने कह दिया कि क्यों ना आप सीबीआई और ईडी की जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं उनके लिए उन तक पहुंचा दें, यानी कि उन पर जांच क्यों बिठाई जाए। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो मोनिका, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चौथे फेज का चुनाव अब नजदीक। बिल्कुल। और देखिए, मेरे हाथ में दैनिक भास्कर अखबार है और जैसे कि मैंने पहले हेडलाइंस पे दिखाया है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो दिखाया गया है और एक तरफ राहुल गांधी ने जो पलटवार किया है। तो दोनों खबरें आमने सामने और कहीं ना कहीं जो वर्सेस की सिचुएशन है वो नजर आ रही है। चूंकि देखिए, पहले प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि शहजादे बताएं अदानी अंबानी से कितना माल उठाया और ये भी कहा कि देखिए, पहले 5 साल तो आप लगातार इन्हें लेकर निशाना साधते रहे और अचानक से आपने गाली देना बंद कर दिया। इसका मतलब दाल में जरूर काला है, यानी कि कोई ना कोई चोरी का माल टेम्पो भरकर आपने पाया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी दी। और देखिए, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि आपको तो बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टेम्पो में भरकर माल आया है। कितना दिलचस्प इनका ये कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। दोनों ही बड़े नेता, एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े कैंडिडेट और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, फिलहाल देखिए स्टार प्रचारक है कांग्रेस के। उनकी तरफ से कहना है कि अदानी अंबानी में पहली बार आपने पब्लिकली बोला है। नॉर्मली आप बंद कमरे में इस तरह की बातें करते हैं और अब जब आप पब्लिकली बोल रहे हैं तो आप ये भी बता दीजिए कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्योंकि आपको बहुत सिलसिलेवार तरीके से पता है कि टेम्पो में पैसा भरकर आता है। देखिए, इसे लेकर ये भी कहा है कि अगर आपका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है तो एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेज दीजिए, पूरी इंक्वायरी कराइए। और देखिए, ये भी उन्होंने कहा कि जो है लगातार ये दोनों ही जो है अमीर होते जा रहे थे, लेकिन अब देखिए हम ये वादा कर रहे हैं कि देश की जो गरीब जनता है उसे हम लखपति बनाएंगे, करोड़ों लखपति बनाएंगे। इन्होंने 22 अरबपति बना है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। तो फिलहाल देखिए, तीसरे चरण का मतदान हो गया, चौथे फेज का इलेक्शन आने को है। लगातार बयानबाजी जो है वो बढ़ती जा रही है। बीजेपी लगातार यही आरोप लगा रही है कि अडानी अंबानी किसके वक्त में फले फूले,
किसके वक्त में उन्होंने अपनी यूँ कह सकते हैं धमक को पाया, यानी कि अपना वर्चस्व कायम किया, वो पहले आप बता दीजिए, कांग्रेस पहले बता दीजिए। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, आगे बढ़ेंगे हम। इधर सैम पित्रोदा के बयान से हलबली मच गई, यानी कि खलबली पूरी तरीके से मच गई। पित्रोदा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंडी रैली में कहा कि कांग्रेस पार्टी चमड़ी के आधार पर देश को विभाजित करने की योजना पर काम कर रही है। देखिए पित्रोदा का ये बयान किस तरीके से सामने आया, इसको लेकर लगातार चीराकशी हो रही थी। ये देश और जनता के लिए किसी भी सूरत हाल में सही नहीं है। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सैम पित्रोदा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चलिए अब आपको बता दें ये विवादित बयान क्या है। पित्रोदा के बयान पर सियासी भूचाल देखने को मिला। नस्ली टिप्पणी पर शहजादे को देना होगा जवाब। सैम पित्रोदा ने कहा था पूर्वोत्तर वाले चीनी जैसे तो दक्षिण के लोग अफ्रीकन लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देशवासियों के अपमान पर आज मैं बहुत गुस्से में हूं। देखिए किस तरीके से एनबीटी ने भी, नव टाइम्स ने और दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है। फिलहाल देखिए अब दिलचस्प मौलिका यहाँ पर ये हो जाता है कि पित्रोदा के बयान से खुद कांग्रेस ने किनारा कर लिया। ठीक है, पित्रोदा की टिप्पणी से कांग्रेस ने खुद को पूरी तरीके से अलग कर लिया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि भारत की विविधता को चित्रित करने के लिए एक पॉडकास्ट में, यानी कि पॉडकास्ट में पित्रोदा दी गई उपमाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, अस्वीकार है। कांग्रेस इस उपमाओं से खुद को पूरी तरीके से अलग करती है। भाजपा द्वारा बयान को मुद्दा बनाए जाने के बाद पित्रोदा ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। लेकिन बड़ा सवाल मोनिका वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि पित्रोदा आखिरकार ऐसी बयानबाजी कर क्यों रहे थे। क्योंकि आपको याद होगा जरा सी भी बयानबाजी, इस तरह की बयानबाजी आप करते हैं तो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है। फिलहाल कांग्रेस ने तो किनारा कर लिया, लेकिन अभी भी बीजेपी इस पूरे मसले को जरूर भुना रही है। जी देखिए, कांग्रेस में सैम पित्रोदा जो है वो ओवरसीज में अध्यक्ष है और अक्सर इस तरह के स्टेटमेंट को लेकर वो कंट्रोवर्सी में बने रहते हैं। हाल ही का आपको स्टेटमेंट उनका याद ही होगा और एक बार फिर से जब उन्होंने नस्ल भेद की बात की है, रंग भेद की बात की है। कल हम खुद बुलेटिन कर रहे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना पहुंचे हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर ये स्टेटमेंट दिया कि जब मेरा मजाक उड़ाया जाता है तो मुझे गुस्सा नहीं आता, पर चूंकि भारतीयों पर इस तरह से उन्हें बांटने की बात हो रही है रंग भेद के आधार पर कि वहां पर कोई काला है और वहां पर चीनी जैसा लगता है और अरब जैसा लगता है पश्चिम में, तो इस तरह की टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हम तो कृष्ण के पुजारी हैं, हम रंगों की क्या बात करें, भारत एक विविधता वाला देश है। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी जो है जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पलटवार किया। और एकाएक देखिए जैसे प्रधानमंत्री ने पलटवार के, भारतीय जनता पार्टी भी तुरंत आक्रामक नजर आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया गया। कांग्रेस भी इस बात को समझ गई कि ये जो स्टेटमेंट है अगर तुरंत इस पर सफाई नहीं पेश की गई तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में हमें नुकसान पहुंचाएगा और शायद इसी वजह से वो दबाव जो पड़ा है दीपिका, शायद इसीलिए सैम पित्रोदा ने अपना इस्तीफा जो है वो अपना सौंप दिया। लेकिन किस वक्त क्या कुछ कहना चाहिए ये राजनेताओं को मालूम होना चाहिए। और आप बात कर रहे हैं देश की, तो जाहिर सी बात है कि देश में उबाल आएगा। आप नस्ली बात कर रहे हैं, यानी कि आप भारत को विभाजन करने की बात करें, आप उस क्षेत्र के बाशिंदों की बात कर दी आपने कि किस तरीके से पूर्व के लोग चाइना जैसे लगते हैं, चीन जैसे लगते हैं। आप समझ रहे हैं ये उस वक्त कहा गया है जब कुछ वक्त पहले ही चाइना ने, चीन ने अपना अरुणाचल प्रदेश के 30 जिलों को अपने मैप में दिखा दिया था। तो आप समझिए इन बातों का कितना मतलब है। हालांकि कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी आगे कहां तक इस बयान को भुनाएगी। और देखिए ये भी समझने की जरूरत है कि भारत में हम जो बंटते हैं तो हम धर्म के आधार पर, उस जात के आधार पर बंटते हैं और उसके एक्सेप्टेंस है भारतीयों में, बिल्कुल। लेकिन रंग भेद जो है ये पश्चिम में चलता है और हम पश्चिम देश के नहीं हैं। भले ही हम होड़ करें पश्चिमी देशों की, लेकिन अभी भी वो सभ्यता हमारे अंदर नहीं आई और ना ही आनी चाहिए, क्योंकि हर देश की अपनी खूबसूरती है, अपनी संस्कृति है। बहरहाल आप किसी के रंग पर, किसी की चमड़ी पर, किसी के नैन नक्श पर कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं बतौर हिंदुस्तानी होने के नाते, बतौर इंडियन होने के नाते। तो ये जो बयान है इसकी तो हम भी इस बयान की निंदा करते हैं। हालांकि कांग्रेस पल्ला झाड़ रही है, लेकिन पल्ला झाड़ देने से इतने बड़े बयान को कह सकते हैं कि आप, ऐसा हो नहीं सकता कि आप पे उस बात के या उस बयान की छींटे ना पड़े। और बीजेपी बखूबी इस तरीके से जानती है इन तमाम बयानों को भुनाना।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये सीपीएम की रिपोर्ट सामने आई है। देश में हिंदुओं की संख्या घटी है, अल्पसंख्यक फूले फले हैं, ये अमर उजाला में खबर छपी है। देश में आज़ादी के बाद से 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी में कमी आई है, जबकि मुस्लिम आबादी की अगर हम बात करें तो ये 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई है। ईसाई आबादी की अगर बात करें तो 2.24% हो गई है। माफ कीजिएगा, 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गई है। देश में सिख समुदाय की आबादी 1.24% से बढ़कर 1.85% हो गई। तो कुल मिलाकर देश में हिंदू आबादी जो है वो घटी है, अल्पसंख्यक बढ़े हैं। ये बड़ी रिपोर्ट जो है वो निकल कर सामने है, जिसके आंकड़े भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। चलिए देखिए, अब आपको बता देते हैं किस तरीके से देश की आबादी में हिंदू 8% घट गए हैं, अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ गई है। ये खबर जरा जान लीजिए, चूंकि खबर आपके लिए है और आपकी नॉलेज में तमाम बातें होनी चाहिए। 1950 से लेकर 2015 के दौरान जनसंख्या में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 43% बढ़ी है। ये डेटा जारी किया गया है। आपको बता दें, पाकिस्तान बांग्लादेश में बहुसंख्यक बड़े हैं, ये भी कहा गया है। किस तरीके से ये कहा गया, जरा आप बता दें आपको कि अध्ययन से पता चला है दुनिया भर में 167 देशों के रुझान का आकलन किया गया। यानी कि आकलन भारत का ही नहीं है बल्कि पड़ोसी देशों का भी है, और पड़ोसी देशों को मिलाकर 167 देशों का आकलन किया गया, जिस रिपोर्ट में इस महीने जारी किया गया। भारत का प्रदर्शन बड़े वैश्विक रुझानों के अनुरूप है। अब आप समझ लीजिए जरा कि बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी में गिरावट आई है। कैसे? अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि ईएसपीएम के अध्ययन के अनुसार 50 यानी कि 1950 से लेकर 15 के बीच में हिंदुओं की गिरावट की हिस्सेदारी 7.82% की गिरावट दर्ज हुई। मुसलमानों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, 43.15%। ईसाइयों की जो हिस्सेदारी है उसमें भी इजाफा देखने को मिला, 5.38%। सिखों में 6.58% की बढ़ोतरी। इस दौरान भारत के विपरीत पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी तेजी से उछाल देखा जा रहा है। तो फिलहाल देखिए, अध्ययन के अनुसार भारत की आबादी में बौद्धों की हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन जैन पारसियों की संख्या घटी है। तो फिलहाल ये आंकड़ा जारी किया गया है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब आंकड़ा तो जारी कर दिया गया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने, लेकिन इस आंकड़े को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से भुनाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपने सुना ही होगा किस तरीके से कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में लगातार इस बात का जिक्र किया है कि जातिगत जनगणना हम करवाएंगे। हालांकि बीजेपी ये भी कह रही है कि आप जाति के आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो कतई भी मंजूर नहीं होगी। और आपने सुना भी होगा ना कुछ वक्त पहले किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने भी 2 दिन पहले ये वाली बात कही थी कि अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी और बढ़ाई जाए, उनको और आरक्षण दिया जाए। फिलहाल अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है, अब इस रिपोर्ट का किस तरीके से मतलब निकाला जाएगा अपने राजनीतिक फायदे के लिए, मोनिका, ये देखने वाली बात हो जाएगी। कि निश्चित तौर पर चुनावी माहौल है, और ऐसे में अगर ये मामला ना उठे किसी रैली में या जनसभा में तो ये हो नहीं सकता। और देखिए, अब इस मामले को किस तरह से रिजर्वेशन से जोड़ा जाएगा, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को किस तरह से उठाएगी, किस तरह से जागरूकता तो फैलाना एक अलग मकसद है, लेकिन इसके अलावा जो है इसे किस तरह से चुनावी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, इस मुद्दे को उठाया जाएगा कि देश में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी अगर बढ़ रही है, अगर उनकी भागीदारी बढ़ रही है, अगर उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, तो आरक्षण किस जो है, अगर हम देखें किस बिहाफ पे, किस पैमाने पर आप आरक्षण की बात करें, अच्छा, तो ये तमाम तरह की बातें जो हैं ये उठाए जाएंगे। ये रिपोर्ट भी बड़ी टाइमिंग पे आई है। हालांकि ये सरकारों का अपना फैसला होता है किस तरीके से कब विभाग रिपोर्ट जारी करता है, लेकिन ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस रिपोर्ट का जारी होना ये बताना कि अल्पसंख्यकों का लगातार बढ़ोतरी हुई है और हिंदुओं में जो बढ़ोतरी यानी कि उनकी जनसंख्या जो है उनमें कमी आई है, ये रिपोर्ट लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जारी की गई। इसके भी कई मायने निकल सकते हैं, मोनिका। बिल्कुल, और ये भी मुमकिन है कि बहुत जो है तीखे प्रतिक्रिया या फिर तीखे बयान भी इसके मद्देनजर, हालांकि कितनी क्रिएटिव ये राजनीतिक पार्टियां हो जाती है जब ये स्टेटमेंट जारी करती हैं, इसके अजम्पशन भी हम नहीं लगा सकते बैठे बैठे, क्योंकि ये आपको तभी सुनने को मिलता है जब अचानक से आप सुनते हैं कि किसी जनसभा या रैली में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रैटेजिक तो है ही, लेकिन उसके अलावा कितनी क्रिएटिविटी इसमें नजर आ रही है, किस चीज़ को कैसे भुनाना है, उसकी टाइमिंग क्या है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। अभी आपने देखा ही होगा ना,
लगातार आरक्षण का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कह रखा है कि जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, चाहे वो SC ST के हों, अल्पसंख्यक हों, हम यदि आते हैं, यदि हम सत्ता में आते हैं तो जो कैप लगा है 50% का जो कैप लगा है उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं, यानी कि उसको हम बढ़ा भी सकते हैं। 50% से 75 भी हो सकता है, 75 भी जा सकता है, 80 भी जा सकता है यदि जरूरत पड़ती है तो। इसी बात को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। लेकिन ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये सभी जानते हैं। चुनावी बयान और चुनावी वादे। बहरहाल गृह मंत्री अमित शाह ने जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों पर निशाना साधा है और कहा है कि 2 शहजादे सत्ता में आए तो राम मंदिर में ताला लगवा देंगे, बाबरी ताला लगवा देंगे। अमर उजाला में खबर छपी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं, इसीलिए पाकिस्तान राहुल गांधी की तारीफ करता है। उन्होंने राहुल गांधी अखिलेश यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर 2 शहजादे सत्ता में आ गए तो अयोध्या के श्री राम मंदिर में बाबरी ताला लगवा देंगे। भ्रष्टाचार पर सख्त रवैया दिखाते हुए अमित शाह ने कहा कि अखिलेश और राहुल को समझ लेना चाहिए कि भ्रष्टाचार करोगे तो जेल जाओगे। ये बड़ी बात गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी अभियान के दौरान कही और निशाना साधा है अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर। बिल्कुल, 2 शहजादे सत्ता में आए तो राम मंदिर में लगवा देंगे बाबरी ताला, अमित शाह ने कहा। हरदोई लखीमपुर खीरी में गृह मंत्री ने हुंकार भरी, पाकिस्तान का एजेंडा बढ़ाते हैं राहुल गांधी। ये देखिए, ये बातें जो हैं, इन बातों के बड़े मायने हैं। इन बातों के मायने कुछ इस तरीके से निकाले जा सकते हैं कि साफ तौर पर भ्रष्टाचार पर विपक्ष को घेरा गया। शाह ने कहा कि सपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस व इसके समर्थक 12 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने मंच से कही है वो ये है कि किस तरीके से गैर सनातनी है और सनातनों का विरोध करते हैं राहुल गांधी भी और अखिलेश यादव भी। यानी कि 2 अच्छे लड़कों की जो जोड़ी है एक बार फिर से मैदान में है। लेकिन यदि ये जोड़ी आपके सामने आती है, यानी कि सत्ता में आती है, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं जो राम मंदिर जिसका 500 सालों से इंतजार किया गया था वो मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब उस मंदिर पर भी ताला लग सकता है यदि ये दोनों ही सरकार में आ जाएंगे तो। ये ऐसा क्यों कहा गया? आपको याद होगा कि पाकिस्तान के मंत्री जो हाल ही में पत्रकार भी हैं, फवाद चौधरी, उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तारीफ कर दी थी। राहुल ऑन फायर, ये उन्होंने ट्वीट पोस्ट किया था। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर ये बयानबाजी की थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है पाकिस्तान, चूंकि वो मुफीद समझता है राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना, जिससे कि वह अपने मंसूबों को अंजाम दे सकता है। तो फिलहाल आप जरा गौर करिए किस तरीके से जैसे जैसे चरण बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे फेजेस बढ़ते जा रहे हैं इलेक्शन के, वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो बयानबाजियां हैं वो तेज होती जा रही है। मुद्दे जो हैं वो अब और भी हम मोनिका कह सकते हैं गर्मा रहे हैं। अब देखिए सनातन पर आकर ये पूरा मुद्दा फिलहाल थमता नजर आ रहा है। और देखिए, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि राम मंदिर में ताला लग जाएगा, चूंकि राम मंदिर के कभी भी हिमायती नहीं रहे थे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, और इसी वजह से हमेशा से विरोध करते रहे। और अब चूंकि राम मंदिर बन चुका है तो अगर ये सत्ता में आ जाएंगे तो ताला लग जाएगा। और देखिए, ताले के साथ बाबरी शब्द को भी जोड़ दिया है। मैं जैसे कि अभी जिक्र हम कर रहे थे क्रिएटिविटी जो है बयानों में, और बिल्कुल वैसा ही कुछ कब क्या कहा जाए ये सब पता होता है। जरा ये भी आप संक्षेप में समझ लीजिए, क्योंकि जिस वक्त बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, ऐसा बीजेपी का साफ तौर पर आरोप भी है कि समाजवादी पार्टी सरकार थी, तब कार सेवकों पर गोली चलाने का काम जो आदेश दिए गए थे वो सरकार की ओर से दिए गए थे। उस वक्त मुलायम यादव की सरकार थी। तब जब न्योता राम मंदिर के लिए भेजा गया था तब ये कहा गया था कि आप आइए, समाजवादी पार्टी को आना चाहिए, अपने किए की माफी मांगना चाहिए। तो एक तीर से 2 निशाने अमित शाह ने साधे हैं। और देखिए, लगातार ये भी कहा जा रहा है, अभी शिवपाल यादव की तरफ, माफ कीजिएगा, अभी समाजवादी पार्टी के एक नेता की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि राम मंदिर बनना नहीं ये चाहते थे और इसीलिए राम मंदिर के विरोधी हमेशा से रहे, राम विरोधी रहे, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ जाते हैं आगे। संकट पे फंसी हरियाणा सरकार। जी हाँ, दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने कांग्रेस का समर्थन कर दिया
हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। हरियाणा सरकार का साथ छोड़ कांग्रेस को समर्थन देने पहुंच गए हैं 3 विधायकों के बाद बीजेपी की पार्टी जो सहयोगी पार्टी रही है जननायक जनता पार्टी ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दे दिया। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो जेजेपी उसका समर्थन करेगी। दुष्यंत चौटाला के बयान पर बोलते हुए हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जेजेपी को सरकार की बी टीम करार दे दिया है। तो फिलहाल अगर जेजेपी सरकार को गिराने में कांग्रेस का समर्थन देती है तो वह अपने बयानों के लिए जो दे रहे हैं वो लिखित में बात कहें। मोनिका क्या कुछ कहा, जरा आप भी बताइए। बिल्कुल, देखिए लगातार ये सियासी संकट जो है हरियाणा में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो निर्दलीय विधायक थे उन्होंने 2 विधायकों ने अपना जो है समर्थन वापस ले लिया था और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है सामने आई। हालांकि अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री की माने तो उनका लगातार कहना है कि सरकार जो है मजबूत स्थिति में है, अपना काम मजबूती से कर रही है, लेकिन विपक्ष की मंशा, स्पेशली कांग्रेस की मंशा है कि वो सरकार के लिए भ्रम जो की स्थिति जो है पैदा कर दे। क्योंकि इससे पहले आपने कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी देखी होगी। कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन जो है वो लग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो है अस्थायी नजर आ रही है। देखिए ये खबर जो है अब अखबार की हेडलाइंस में छप गई है। हालांकि कल भी अखबार की सुर्खियों में हमने इस खबर को देखा था कि किस तरह से हरियाणा में, और देखिए कुछ वक्त पहले की तो बात रही है जब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया था, तब भी कहा जा रहा था कि जेजेपी ने चूंकि बीजेपी से समर्थन ले लिया है, ऐसे में मुमकिन है कि बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। हालांकि सरकार बनी, नए मुख्यमंत्री ने जो है शपथ ली और सरकार फिर मजबूती से काम करने लगी, तो एक बार फिर उसी तरीके की खबरें जो है वो जोर पकड़ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि सिर्फ भ्रम की स्थिति है, ये सिर्फ अफवाहें हैं, सरकार मजबूती से अपना काम लगातार कर रही है। ये विपक्ष का काम है इस तरह की स्थितियां पैदा करना, और वही जो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। अच्छा, आप समझिए कि क्यों निर्दलियों ने अपना समर्थन वापस से लिया। जो निर्दलीय सामने आए, मीडिया के सामने आए, उनका कहना था एक तो उनको मंत्री नहीं बनाया गया, दूसरी बात उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन इन सबसे इतर यदि आप बहुत गहराई में सोचेंगे तो ये जान लीजिए लोकसभा चुनाव के बाद सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने हैं हरियाणा में, और इसी को लेकर बड़ा बदलाव फरवरी में आपने देखा था किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री को बदला गया था। अब यहाँ पर दिक्कतें जो हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए पैदा हो सकती हैं, और ये जो दिक्कतें वो कांग्रेस पैदा कर सकती है। अब चूंकि जेजेपी यदि साथ चली जाएगी कांग्रेस के तो जाहिर सी बात है कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। 88 विधानसभा सीटें आती हैं, उसके बाद 45, यदि आपको बता दें 45 है बहुमत का आंकड़ा, 40 बीजेपी के पास इस वक्त है, 3 निर्दलियों का समर्थन है, 3 वापस जा चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कहां से बीजेपी को सपोर्ट मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब बात आएगी अविश्वास प्रस्ताव पर। और देखिए जेजेपी पर विश्वास नहीं हो रहा कांग्रेस पार्टी को, इसीलिए वो कह भी रही है कि लिखित में दो अगर आप बीजेपी के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं चलता, आपने अभी कह दिया और उसके बाद आपने पल्ला झाड़ लिया। तो ये जो स्थिति है ये जेजेपी की है फिलहाल हरियाणा में, जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं है, और इसीलिए कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया की बात की, उन्होंने कहा कि देखिए 2 महीने में ही सैनी का जो है पता चल गया है वो कितने कमजोर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। और इससे पहले आपको याद होगा निर्दलीय विधायकों की अगर हम बात करें, उन्होंने जो है अपना समर्थन वापस लिया, तो उनका कहना था कि मुद्दों की बात जो है वो अब नहीं कर रही है सरकार, और सिर्फ जो है जात पात या फिर धर्म की राजनीति पर उतर आई है। तो ये कहीं ना कहीं फिलहाल उन्हें मंजूर नहीं है, और इसीलिए वो अपना समर्थन जो है वापस ले रहे हैं। किंग मेकर की भूमिका में फिलहाल जेजेपी नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि जेजेपी अपनी बात पर अड़ी रहती है या फिर एन मौके पे जाके वो पलट जाती है। क्योंकि निशाना जो है लोकसभा चुनाव नहीं है मोनिका, निशाना तो बहुत बड़ा है, सितंबर अक्टूबर चूंकि विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने हैं। देखना ये होगा कि अविश्वास प्रस्ताव का क्या होता है, क्या सरकार बच पाएगी सैनिक की या नहीं बच पाएगी। बहरहाल आगे बढ़ जाएंगे हम। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है बड़ा फैसला, यानी कि आज फैसला आ सकता है। इस खबर को तरजीह दी दिल्ली के कथित शराब घोटाले यानी कि दिल्ली लिकर स्कैम के केस में आरोपी बनाए गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लगभग 6 हफ्तों से जेल में हैं, लेकिन उन्हें शुक्रवार को राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को केजरीवाल के मुद्दे पर हुई सुनवाई। दोनों पक्षों की तीखी बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो केजरीवाल के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। लेकिन देखिए लगातार यूं कह सकते हैं कोशिश यहाँ पर ईडी की यही रहेगी कि रिहाई ना हो। रिहाई इसलिए ना हो क्योंकि ईडी कह रहा है कि 3 दिन तक तो आपने कहीं ना कहीं
अरविंद केजरीवाल उनके वकील की सुनवाई कर ली थी, उनको सुन लिया था, लेकिन हमारे पक्ष को भी बेहतर तरीके से आप सुनिए, अब फैसला आना बाकी है, क्योंकि ईडी नहीं चाहता किस तरीके से उनको रिहाई मिले, क्योंकि ईडी का साफ तौर पे यही कहना है कि सबूतों के साथ आप छेड़खानी कर सकते हैं। देखिए मोनिका भी इस खबर को आप तक पहुंचा रही है। बिल्कुल, मैं ये बता रही हूँ कि हाई कोर्ट में भी एक दलील जो है वो पेश की गई थी, एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में तो जमानत का मामला चल ही रहा है, लेकिन इस बीच देखिए केजरीवाल से जुड़ी एक पीआईएल पर जुर्माना भी अदालत ने लगाया। हाई कोर्ट ने कहा है कि इमरजेंसी नहीं लगा सकते, क्योंकि लगातार जो है ये मांग भी की जा रही कि अरविंद केजरीवाल नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे। तो देखिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना लगाया, जो केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव बनाने और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के निराधार दावों से जुड़ी सुर्खियां प्रसारित करने से मीडिया चैनल्स को रोकने की मांग कर रहे थे। और इस बीच देखिए हम ये भी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कल बड़ा फैसला भी दे सकता है। तो लगातार अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में छाए हुए हैं, ना सिर्फ दिल्ली की सत्ता में बल्कि अगर हम देखें अदालतों में भी, क्योंकि दोनों तरफ से दबाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा जा रहा है, उनकी टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें राहत अब मिलनी चाहिए। लोकसभा चुनाव जो है वो अभी भी चल रहे हैं, 3 चरणों का मतदान हो चुका है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो है प्रचार के लिए वक्त मिलना चाहिए, क्योंकि जब दिल्ली में चुनाव होंगे तो उससे पहले उन्हें कुछ वक्त मिलना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट कंसिडर भी कर रहा है। हालांकि ईडी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल को आप रिहा कर देते हैं जमानत पर तो गलत एग्जाम्पल होगा, क्योंकि हमें उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, उन्हें भी एक आम शख्स की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। हालांकि अदालत का कहना है कि देखिए सब जो है मामले अलग तरह के होते हैं और ये चुने हुए मुख्यमंत्री हैं राज्य के, ऐसे में इन्हें क्रिमिनल की तरह तो ट्रीट नहीं कर सकते। आदतन अपराधी नहीं है, ये पहले भी कोर्ट कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, और इसी बात को कंसीडर किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया गया, किस तरीके से लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार यानी कि हर एक चुनाव आता है और बड़े मुख्य चुनाव होते हैं। और बड़ी बात यह है कि अब प्रचार प्रसार का वक्त भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत कम शेष रह गया है। चौथे फेज का चुनाव आने वाला है, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल जेल में है। बढ़ेंगे आगे। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया, कहा हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को ये बात कही है, कहा कि अगले 10 से 15 वर्षों में भारत से गरीबी पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी। और ये भी कहा कि मोदी की गारंटी है। राजनाथ सिंह ने कहा वो कालाहांडी जिला मुख्यालय शहर में भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी कहते हैं वही करते हैं, यही हमारा चरित्र है। और देखिए मोदी की गारंटी का एक बार फिर से राजनाथ सिंह ने जिक्र किया और साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अभी 10 साल में जो किया था वो तो सिर्फ टीजर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। देखिए जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, हमारा यही चरित्र है, ये कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह कहते नजर आए हैं। और इस बीच नितिन गडकरी ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि पैसे की नहीं ईमानदार नेताओं की कमी है। तो फिलहाल देखिए ये बहुत बड़ा कटाक्ष नितिन गडकरी की ओर से है। सबसे पहले नितिन गडकरी का बयान भी हम सुना देते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, कमी है तो ईमानदार नेताओं की। वह बेगूसराय से भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह के पक्ष में संबोधित कर रहे थे। गडकरी ने कहा 2014 में बिहार उत्तर प्रदेश में सड़कें काफी खराब थी, पता नहीं चलता था कि सड़कों में गड्ढा है या गड्ढे में सड़कें। 10 सालों बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया गया। इस बीच आपको बता दें कि ओडिशा में हुंकार भरी राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त कराया। कांग्रेस पर हमला करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा नकारात्मक राजनीति करती है, हमारी सरकार आने के बाद आतंकी हमलों में कमी आई। कहा लोगों ने केंद्र और ओडिशा की सत्ता में भाजपा को वापस आने के वोट की अपील की है। 50 साल तक कांग्रेस और 25 साल तक बीजेडी यानी कि जेडीयू बीजू जनता दल ने ओडिशा में शासन किया, लेकिन इसका कोई परिणाम सुखद नहीं रहा। बहरहाल यदि हम केंद्र पे आते हैं, सेंट्रल पे आते हैं, तो यहाँ पर साफ तौर पर राजनाथ सिंह का ही कहना है किसी तरीके से भी यहाँ पर जो कथनी और करनी में बीजेपी के अंत नहीं है। हमारा जो कहना होता है, जो हम अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं, वही हम करके दिखाते हैं। यदि हम सनातन की बात करते हैं तो हम सनातनी हैं, और यदि हम गरीबों की बात करते हैं तो हम गरीबों का हक सुनिश्चित करते हैं। तमाम बड़ी बातें राजनाथ सिंह कहते नजर आए।
बिल्कुल, और कई बड़ी नीतियां हैं जिनका जिक्र जो है इस दौरान किया गया और कहा गया है कि मोदी की गारंटी है, जो जो किया है वो तो बना ही रहेगा। इसके अलावा भी जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं, बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जो है वो रायबरेली में दौरा कर रही हैं। रायबरेली में उन्होंने बयान दिया और कहा कि रायबरेली की जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली में भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार अभियान को तेजी दे रही हैं और बुधवार को उन्होंने प्रधानमंत्री की टिप्पणी का भी जवाब दिया। देखिए, इस बीच बीजेपी को आड़े हाथों लिया गया। उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे, जबकि सच्चाई ये है कि वह हर दिन अडानी अंबानी की बात करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए खबर भी दिखा रहे हैं और वो तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं जब प्रियंका गांधी संबोधित करी थी, यहाँ के लोगों से मुखातिब हो रही थी। रायबरेली विल शो द वे टू द कंट्री, फाइट फॉर डेमोक्रेसी, सेज प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी जो है कैंपेन कर रही हैं अपनी भाई राहुल गांधी के लिए और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि पार्टी जो है लोकतंत्र को बचाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। पार्टी चाहती है कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा हो और इसीलिए जो है वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि मतदान के लिए अपने घरों से बाहर निकले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी के पक्ष में वोट ना करें, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, इस बार रायबरेली से चुनावी मैदान में है राहुल गांधी। तमाम अटकलों के बाद उन्होंने ये फैसला लिया और जिस दिन फैसला लिया उसी दिन नॉमिनेशन करने के लिए राहुल गांधी पहुंच गए हैं। ये भी कहा जा रहा था कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में होंगी, चूंकि उनकी मां की पारंपरिक सीट थी ये। और अब देखिए, जब चूंकि यहाँ पर राहुल गांधी चुनावी मैदान में आ गए हैं तो प्रियंका गांधी जो है यहाँ पर लगातार दौरे कर रहे हैं। आज दौरे का चौथा दिन है, आज भी जनता से मुखातिब होंगी और लगातार वो ये प्रयास कर रही हैं कि वहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता हैं उनमें तो जोश भरा ही जाए, साथ ही साथ वहाँ की जनता को बताया जाए कि उनके हित के फैसले जो है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ले सकती है। और इसीलिए लगातार जनसभाएं और रोड शो जो है वो रायबरेली में किए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि अमेठी को भी यहीं बैठे बैठे साधा जा सके। देखिए, 4 दिन, जैसा कि आप बता रही हैं कि 4 दिन हो गए हैं, चौथा दिन है उनका और चौथे दिन में लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष वही सवाल खड़े कर रहा है कि आप इतने वक्त से, यानी कि यदि हम अमेठी और रायबरेली का जिक्र करते हैं, 2019 में रायबरेली सीट को जीता गया सोनिया गांधी के द्वारा। तब से लेकर सोनिया गांधी एक बार भी इस सीट पर झांकने नहीं आई। एक सीट पर अपने ही सांसद, चूंकि यहाँ से सांसद है ना, बतौर सांसद हैं वो, तो यहाँ पर वो नहीं आई थी। एक बार भी अपनी जनता का हाल उन्होंने नहीं जाना। ऐसा क्यों किया? हालांकि ये उनकी जो बात कही जाती है कि उनकी तबीयत जो है वो नासाज थी, ये वजह बताई जाती है। इसके अलावा अमेठी का जिक्र कर ले तो अमेठी में आपने देखा होगा 2019 में यहाँ से राहुल गांधी हार गए थे। इसके बाद भी राहुल गांधी इस सीट से नहीं झांकने आए, सीट पर जनता का हाल नहीं जाना। तो ये दो बड़े विषय हैं। इसी को, यानी कि यही जो डैमेज हुई है ना, इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रियंका गांधी जी जान से जुटी हुई हैं। 2 चुनौतियां हैं, एक तो अमेठी को वापस लाना है, रायबरेली को वापस से अपने पास ही रखना, यानी कि उस पर सेंध ना रख पाए बीजेपी की। इसकी पूरी कोशिश प्रियंका गांधी के द्वारा लगातार की जा रही है। लेकिन देखिए ना दीपिका, कितनी विचित्र बात है, विडम्बना इसे कहिए कि चुनाव के वक्त तो नेता जो है, प्रतिनिधि जो है, जनता के बीच उतना वक्त देते हैं, लेकिन अगर यही वक्त वो आम दिनों में भी जनता के बीच जाए और उनसे पूछे उनकी समस्याओं के विषय में, तो शायद चुनावों में इतनी ज्यादा कोशिशें उन्हें ना करनी पड़े। बिल्कुल, इसका साफ उदाहरण हम स्मृति ईरानी को कह सकते हैं। 2014 में हारने के बाद लगातार स्मृति ईरानी जुटी रही और 2019 में जनता ने उनको जिताया और राहुल गांधी को हराया। ये एक उदाहरण हम दे सकते हैं फिलहाल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा पर निशाना साधा, कहा एक भी सीट न आता देख मायावती ने बदलाव कर लिया। मायावती ने इस बीच पलटवार भी कर दिया। अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सपा का चाल, चरित्र व चेहरा हमेशा की तरह आज भी वही है। ये तमाम बातें कहती नजर आई हैं। देखिए किस तरीके से आकाश आनंद को अपरिपक्व घोषित किया गया था। इस खबर को तरजीह दी गई है अमर उजाला ने। एक तरफ अखिलेश यादव आप देख पा रहे हैं और यहाँ पर मायावती भी आप देख पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि एक भी सीट नहीं आ पा रही है, इसीलिए यहाँ पर बदलाव किया गया। मायावती ने भी तंज करा है। अब क्या कहा जरा ये भी जान लीजिए। बाजी हाथ से निकल गई है, इसलिए बसपा ने नेतृत्व में बदलाव कर दिया है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। हालांकि मायावती का उन्होंने नाम नहीं लिया, समाजवादी पार्टी के मुखिया का निशाना था।
अपने यादव परिवार व प्रत्याशियों की बदहाली की चिंता करें, ये मायावती ने कटाक्ष कर दिया है। अच्छा, अखिलेश यादव और यदि हम बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करते हैं तो 2019 में ये दोनों ही पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों एक साथ थी, दोनों ने साथ में चुनाव लड़ा था। तब फायदे की यदि हम बात करते हैं तो फायदा सीधे सीधे बसपा सुप्रीमो मायावती को हुआ था। 10 सीटें आई थी और अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के हिस्से में 5 सीटें गई थी। देखिए, हर अखबार ने इस खबर को तरजीह दी है, लेकिन साफ तौर पर जब ये कहा गया कि ILDI गठबंधन का क्या हिस्सा आप बनेंगी, तो साफ तौर पर मायावती ने इनकार कर दिया। मायावती ने कहा कि नहीं, हम किसी तरीके से किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि आपने साफ तौर पर सुना होगा किस तरीके से मायावती ने अपने भतीजे को वहां से हटा दिया, यानी कि ये कह दिया गया है कि खत से उनको ये कह के हटा दिया गया कि आप अपरिपक्व हैं। चूंकि चुनावी बयानबाजी उनकी इस तरीके से थी और इसी को लेकर एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया गया। सीतापुर में उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव, माफ कीजिएगा, मौजूदा सरकार पर निशाना साध दिया था। साफ तौर पर गाली गलौज जैसी स्थिति पैदा कर दी थी और यही एक बड़ी वजह रही कि मायावती ने एक्शन तुरंत लिया आकाश आनंद के ऊपर। जी, और बिल्कुल देखिए, हिंदू में भी हेडलाइन है, एंटी दलित एसपी शुड अवॉइड कमेंट्स ऑन बीएसपीज इंटरनल मैटर्स। मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो दलित विरोधी है और उससे बीएसपी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनकी जो परिवार के लोगों को जो टिकट मिला है, जो उनके परिवार के लोग कैंडिडेट बने हैं, वो उनका ही ख्याल रखें और उन्हीं के बारे में विचार विमर्श करें। और साथ ही साथ देखिए, मायावती ने इससे पहले अपने नेफ्यू को जिस तरह से हटाया था नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से, उसके बाद से अखिलेश यादव की बयानबाजी जो है मायावती को रास नहीं आई, इसीलिए तल्ख लहजे में कह दिया कि अपने मामलों में देखें वो और हमारे मामलों में इंटरफेयर ना ही करें, और दलित विरोधी भी साथ साथ उन्हें बता दिया। चलिए मोनिका, आगे बढ़ जाते हैं। पेट्रोल पंप पर मारपीट के बाद अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे फरार बताए जा रहे हैं। जांच में पुलिस जुटी हुई है। अमर उजाला में यह खबर छपी है। अधिकारियों ने बताया कि नोएडा पुलिस ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के खिलाफ मारपीट और आपराधिक धमकी के आरोप में FIR दर्ज की है। देखिए, कल इसकी CCTV फुटेज भी मोनिका सामने आई थी, किस तरीके से सबसे पहले उनके बेटे ने मारपीट को अंजाम दिया था। उसके बाद फोन करके अमानतुल्लाह को बुलाया गया था। और देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह और पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला लगातार बढ़ रहा है। देखिए, अमानतुल्लाह के बारे में ऐसा कहा जाता है कोई पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह की खबरें उनके सामने आई हो या फिर इस तरह की खबरों में वो इन्वॉल्व पाए गए हों। तो फिलहाल देखिए, अमानतुल्लाह पर अब केस दर्ज हुआ है, फिलहाल FIR दर्ज हो गई है। जो इस वक्त ये जो आम आदमी पार्टी की स्थिति है, उसके लिए ये स्थिति फिलहाल ठीक नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, छवि को नया बट्टा लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए ये ऐसा लग रहा है कि दबंगई आप दिखा रहे हैं। अगर आप विधायक बन गए हैं तो आपके परिवार के लोग आकर लोगों पर दबंगई करेंगे, मारपीट करेंगे। तस्दीक की है साफ तौर पर CCTV फुटेज ने, जो कि वायरल हो चुका है और हर TV चैनल पर आपने वो वीडियो देखा भी है कि किस तरह से उनके बेटे पेट्रोल पंप पे जो कर्मचारी हैं उनके साथ और मालिक के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। और उसके बाद ये धाक जमाई जा रही है कि पिता को बुला लूंगा, और फोन करके बुला भी लेते हैं। अमानतुल्लाह आ भी जाते हैं, तमाम बातें CCTV कैमरे में कैद हो जाती है। अब क्या करेंगे, चूंकि FIR दर्ज हो गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद से बीजेपी की प्रत्याशी हैं माधवी लता का बड़ा बयान आ गया। कहा, असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद में हराएंगे। दैनिक जागरण ने इस खबर को छापा है। हैदराबाद से बीजेपी की टिकट पर लड़ रही है प्रत्याशी माधवी लता ने इंटरव्यू दिया है दैनिक जागरण को। तो फिलहाल ये खबर आपको प्रमुखता से हम दिखा रहे हैं। और इंटरव्यू में ओवैसी पर कड़ा हमला बोला है। कहा है कि ओवैसी परिवार 40 साल से हैदराबाद पर कब्जा करके बैठा है, यहाँ कब्जा तोड़ने आई हूँ, 4 दशकों में कोई तोड़ नहीं पाया है, ये उन्होंने कहा है कॉन्फिडेंटली। और देखिए, ये बातचीत हुई है, ये एक इंटरव्यू है बेसिकली जो दैनिक जागरण ने छापा है। और इंटरव्यू के कुछ पंक्तियां आपको बताएंगे। जरा बता देते हैं, क्योंकि साक्षात्कार था, एक इंटरव्यू था। यहाँ पूछा गया, हैदराबाद की सियासत के करीब 4 दशक से मुट्ठी में रखने वाले ओवैसी परिवार को पहली बार चुनावी मैदान में कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, तो भाजपा ने आपको कहां से खोजा। इसमें उन्होंने कहा कि जब मेरा नाम आने लगा तो मैं चौंक गई। मुझे लगता है कि मेरे काम में किसी ने ऊपर तक पहुंचाया, मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखती हूँ। साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देती नजर आ रही है। तो फिलहाल पिछली बार भाजपा प्रत्याशी को ओवैसी ने 2.82 लाख वोटों से हराया था। इस बड़े वोट में क्या आप इस बड़ी जो डिफरेंसेस है उसको पाट पाएंगी? तो बड़ी ही मुखरता से इन्होंने जवाब दिया, मेरा नाम मालूम है आपको, पिछली बार भाजपा के
प्रत्याशी कौन था, ये भी आपको क्या पता है? ओवैसी परिवार 40 वर्ष से हैदराबाद पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन अब इस बार कहीं ना कहीं सेंध लग सकती है। और इसके बाद यदि आप जीतती हैं तो क्या हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर दिया जाएगा? इस पर उनकी प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। पहले जीतने दीजिए, फिर देखते हैं कैसे करती हूँ। हैदराबाद से पहले का नाम भाग्यनगर ही था, यानी कि ये उन्होंने कह दिया है कि संभव है, ये पॉसिबल है कि हैदराबाद का नाम बदला भी जा सकता है, क्योंकि हैदराबाद का नाम पहले भाग्यनगर था। तो फिलहाल देखिए, किसी सोच को आप कैसे बदलेंगे ये बताइए। तो तमाम ये बड़ी बड़ी बातें जो हैं वह कहती नजर आई हैं, लेकिन अब ये साफ तौर पर ये बड़ी बात है कि क्या यहाँ पर साफ तौर पर चुनौती दे पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। माधवीलता ने हैदराबाद में ये साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को खुली चुनौती दे दी है। अब देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा मोनिका, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ कहा जाता है हैदराबाद, और बड़ी ही बेबाक तरीके से वहां अपनी बातें देखिए, बड़ा मुस्लिम चेहरा है ओवैसी, और उसके बाद जब उन्हें इस तरह से चैलेंज किया जा रहा है तो जाहिर तौर पर अखबार की सुर्खियां तो ये बनेंगी। हालांकि देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का अपना कद है, उनके अपने समर्थक है, उनकी फैन फॉलोइंग है, और वो इंटेलेक्चुअल नेताओं में गिने जाते हैं। जब वो बात कहते हैं तो बात सुनी भी जाती है, बात में फैक्ट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इस तरह के बयान देते जो सुर्खियों में आ जाए। मुझे लगता है कि उनके जो बात कहने का तरीका है वो भी काफी गंभीरता से जिस तरह से कहते हैं उसमें वजन भी नजर आता है, और यही वजह है कि बड़ा मुस्लिम चेहरा है वो, और वो नेता जो कि पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल भी माने जाते हैं। आप जरा अब पैमाना देखिए, 40 साल असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर यदि हम देखें, पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं, किंतु कुशलता, मेहनत, वाकपटुता में विरोधियों पर भारी पड़ती दिख रही हैं माधवीलता। तो देखिए, बीजेपी ने इस बार कई बदलाव करे हैं। बीजेपी ने तमाम बड़े चेहरों को मौका दिया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश का यदि हम जिक्र करते हैं तो मेरठ की सीट एक ऐसी है जिसमें अरुण गोविल को यहाँ पर नया चेहरा मैदान में उतारा गया है। यहाँ पर 40 साल असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस फर्स्ट टाइम जो मैदान में उतरी हैं लोकसभा की प्रत्याशी के तौर पर। देखना होगा लता कितनी चुनौती दे पाएंगी असदुद्दीन ओवैसी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि मंदिर बनाने के विरोध में थी समाजवादी पार्टी। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। दैनिक जागरण में खबर छपी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए इन्हें रामद्रोही और राष्ट्रद्रोही भी बताया है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने लगातार राम भक्तों और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान किया है। उसका ये आचरण दिखाता है कि वास्तव में सनातन राष्ट्र का अपमान करती रही है। देखिए, इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने कई दफा कहा है कि राम भक्त राष्ट्र भक्त उन्होंने जोड़ा है और कहा है कि जो अच्छा राम भक्त नहीं बन सकता वो अच्छा राष्ट्र भक्त किस तरह से बनेगा, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। और लगातार वो चूंकि फायरब्रांड नेता हैं और इस तरह के स्टेटमेंट उनके जो है हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, उसी कड़ी में राम मंदिर पर ये नया स्टेटमेंट जो है। देखिए, सपा के प्रमुख जो है राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव के बयान पर योगी आदित्यनाथ का ये पलटवार था। राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले कहते हैं अयोध्या का श्री राम मंदिर बेकार है। चूंकि राम गोपाल यादव ने इस तरह का बयान दिया और इसी बयान को लेकर लगातार अब वो घिरते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दो बातों को जोड़ दिया गया। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर कड़ा और सख्त निशाना साध दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने ये कहा कि आप ही वो पार्टी हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली बरसाई थी, गोली चलवाई थी, और अब आप ही राम मंदिर को बेकार बता रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर अब घिरती नजर आ रही है समाजवादी पार्टी भी, INDIA गठबंधन भी। तो चलिए देखना होगा कि और क्या क्या स्टेटमेंट्स जो है चुनाव के इस दौर में सामने आते हैं। चूंकि तीसरे चरण का चुनाव भले हुआ है लेकिन अभी भी 4 चरण बाकी है। ऐसे में सियासत का तापमान और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। इसी के साथ ही आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बिल्कुल, कल फिर हाजिर हो जाएंगे मोनिका हम चुनावी खबर अखबार पर नजर लेके सीधे साधे तरीके से आपको हर एक बड़ी खबर को अपने ही अंदाज में हम आपको बताएंगे। इसी के साथ आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।